नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है एकेएस क्लासेस में। प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला में जो आज का नवीनतम विषय है, प्राचीन सीमांत राज्य। मित्रों, प्राचीन सीमांत राज्य के बारे में आज हमें जानना है। राजपूत युग का, राजपूत एज का हमने कुशलतापूर्वक समापन किया। आशा ये भी है कि आप इनके नोट्स बनाते जा रहे होंगे। महत्वपूर्ण बात, इनका रिवीजन अवश्य करें। इतिहास एक ऐसा विषय है कि रिवीजन ना करें, इतिहास के साथ साथ कोई भी विषय ले लें, यदि रिवीजन नहीं किया जाता है वो भूल जाएगा। लंबे अरसे तक उसकी पैठ अपने मन मस्तिष्क में आप नहीं बना पाएंगे। तो यथा उचित समय पर आप इसका रिवीजन करते रहे। अन्य कोई बात किए बिना सीधा प्राचीन सीमांत राज्यों पर ले चलता हूं। मित्रों, प्राचीन सीमांत राज्य के अंतर्गत हमें 3 क्षेत्रों का अध्ययन करना है। ईस्ट में अर्थात पूर्व में बंगाल के बारे में, बंगाल में 2 डायनेस्टियों के बारे में, सेन डायनेस्टी और पाल डायनेस्टी, इनके बारे में अध्ययन करना है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी इसलिए महत्वपूर्ण है मित्रों क्योंकि इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। ट्राइपार्टाइट, इसे कहीं कहीं अन्य नाम से त्रिपार्टी या ट्राइपार्टाइट बोलते हैं। तो ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट या कहें स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, पाल वंश ने भाग लिया। सबसे पहले धर्मपाल ने लिया था, ये तो पता ही है आपको। फिर पाल वंश का समापन जब होता है, बंगाल में दूसरी डायनेस्टी, दूसरा वंश आता है सेन वंश। उत्तर में चले तो कश्मीर में 3 डायनेस्टियों के बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले कारकोट वंश, उसके बाद उत्पल वंश, फिर उसके बाद लोहार वंश। पश्चिम में आइए, वेस्ट में, उधर हमें हिंदू शाही राजवंश के बारे में जानना है। जो हिंदू शाही किंगडम था, साम्राज्य था, उसके बारे में जानेंगे, जो कि सिंध प्रांत पर शासन कर रहा था। सिंध पर शासन करने वाला ये हिंदू शाही राजवंश महत्वपूर्ण स्थान रखता है प्राचीन भारतीय इतिहास में। जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के दृष्टिकोण से बात की जाए, क्योंकि ये वही राज्य है जो सबसे पहले तुर्क आक्रमणकारी का सामना करता है। इसके पहले और जाएं तो अरब आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, तब भी ये सामना करता है। तो कहने का मतलब कि तुर्क और अरब आक्रमण जो होते हैं, मुस्लिम आक्रमण, ये सबसे पहले सामना करता है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चलते हैं सीधे के बारे में जानते हैं। मित्रों, कारकोट डायनेस्टी के बारे में जानने से पहले इसका समय सीमा देखें तो 625 ईस्वी से 625 एडी टू 855 एडी, अर्थात 625 से 855 ईस्वी तक इसका शासन रहता है कश्मीर में। मैं कश्मीर के राजवंश की बात कर रहा हूं। इसके जो संस्थापक होते हैं, फाउंडर होते हैं मित्रों, दुर्लभ वर्धन होते हैं। कौन होते हैं? दुर्लभ वर्धन होते हैं। इनके बारे में ये खास बात है कि याद है मैं आपको जब कन्नौज पर वर्धन वंश पढ़ा रहा था, वर्धन डायनेस्टी, तो उस समय शासन था, उस समय राजा था वर्धन वंश का हर्षवर्धन। उस समय मैंने उल्लेखित किया था कि हर्षवर्धन ने बुद्ध के दंत अवशेष अर्थात डेंटल रेलिक, ठीक है, दंत अवशेष किससे प्राप्त किए थे? कश्मीर के राजा से। ये वही राजा है, ये वही दुर्लभ वर्धन है जिन्होंने हर्षवर्धन को, वर्धन वंश के राजा हर्षवर्धन को बुद्ध के दंत अवशेष, डेंटल रैली का गौतम बुद्ध, उनके दंत अवशेष हर्षवर्धन को प्रदान किए थे। साथ में दुर्लभ वर्धन जी कन्नौज भी जाते हैं, कन्नौज की यात्रा भी करते हैं। और कन्नौज से एक चीज मैंने और बताई थी कि जब हर्षवर्धन का समय होता है तो कौन सा विदेशी यात्री आता है भारत, उसका नाम था क्या? हेन स्वांग आता है भारत में हर्षवर्धन के समय। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हेन स्वांग को एनसीईआरटी की बुक्स में स्वैन त्सांग बोला गया है। खैर, आप जो सुनते आए हैं वही सुने, हेन स्वांग। तो याद रखिए, हेन स्वांग कारकोट वंश के राजा दुर्लभ वर्धन के समय कश्मीर की यात्रा करता है। पहला प्रश्न, हेन स्वांग किस वंश के शासन के समय कश्मीर गया? कारकोट डायनेस्टी। किस राजा के समय कश्मीर गया? दुर्लभ वर्धन। तीसरा प्रश्न, दुर्लभ वर्धन के समय या कारकोट डायनेस्टी के समय, कारकोट वंश के समय कौन सा विदेशी यात्री कश्मीर की यात्रा पर आता है? उसका नाम है हेन स्वांग।
ठीक है, घुमा फिरा के प्रश्न पूछे, आप यथाउचित ऐसे ही पढ़ेंगे तो आई होप आप किसी भी प्रकार से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे पाने में पूर्णतया समर्थ होंगे। ठीक है, अगले शासक की बात करता हूं मित्रों, दुर्लभक। दुर्लभक, इनके बारे में इनकी केवल उपाधि जानिए। इनकी उपाधि है श्री प्रताप एवं प्रतापादित्य। श्री प्रताप एवं प्रतापादित्य। ठीक है मित्रों, अगले शासक है ललितादित्य मुक्तापीड। ललितादित्य मुक्तापीड का जो समय है 724 से 760 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, इनके बारे में दो खास बातें हैं। पहला तो इस वंश के पहले शासक होते हैं जिन्होंने अपना दूत एम्बेसडर मैसेंजर चीन भेजा था। प्रश्न है कि वह कौन सा शासक है कश्मीर का जिसने अपना दूत चीन भेजा, अपना मैसेंजर चीन भेजा? वो था कारकोट वंश का राजा ललितादित्य मुक्तापीड। मित्रों, दूसरी बात, ललितादित्य मुक्तापीड के बारे में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट उपलब्धि जो अचीवमेंट्स है इनकी, वो ये है कि कश्मीर में इन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, सूर्य टेंपल का निर्माण करवाया, और नाम क्या दिया उस सूर्य मंदिर को? मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ है? कश्मीर में है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मार्तंड सूर्य मंदिर का संबंध किस वंश से है? कारकोट वंश से है। तीसरा प्रश्न, मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया? ललितादित्य मुक्तापीड ने। चौथा प्रश्न आपके लिए, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? पांचवा प्रश्न आपके लिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? पांचवा प्रश्न आपके लिए, मध्य प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ है? बताइएगा कमेंट करके। जहां जहां सूर्य मंदिर है उनके बारे में जानकारी रखिए। ललितादित्य मुक्तापीड के बारे में तीसरी बात जो ये है कि इन्होंने एक नगर की स्थापना की, दूसरे शब्दों में कहें नगर बसाया, सिटी। ठीक है, सिटी स्टैब्लिश की, स्थापित किया, उसका नाम था परिहासपुर। ये बात हो गई ललितादित्य मुक्तापीड के बारे में। याद रखिए, ये सबसे महान और शक्तिशाली शासक होते हैं कारकोट वंश के, मोस्ट ग्रेटेस्ट रूलर एंड पावरफुल रूलर ऑफ कारकोट डायनेस्टी। ठीक है, अगले शासक वज्रादित्य, उसके बाद होते हैं जयपीक विनयादित्य। जयपीक विनयादित्य जो होते हैं मित्रों, ये लास्ट मोस्ट पावरफुल एंड ग्रेटेस्ट रूलर होते हैं इस वंश की ओर से, अर्थात अंतिम महान और शक्तिशाली शासक इस वंश के जयपीक विनयादित्य थे। भैया ये बात हो गई कारकोट डायनेस्टी की। किसकी हो गई? कारकोट डायनेस्टी की। याद रखिए, जितना मैंने बताया प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इतना ही महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी प्रश्न कहीं भी देखेंगे, इससे ज्यादा इससे बाहर नहीं आएगा। और हाँ, यदि आप इन वंशों के बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं से हटकर या दूसरे नजरियों से देखते हैं केवल जानकारी के लिए कि और जानने के आपके मन में प्रबल जिज्ञासा हो इन वंशों के बारे में जानने की, तो आपको बुकों बहुत सारी पुस्तक में मिल जाएगा पढ़ने को, लेकिन वो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है जो कि जितना ये रखेगा। ठीक है, तो उतना ही पढ़ना है हमें जितना कि अपने लिए यूजफुल हो। ठीक है, मैं केवल उतनी ही जानकारी दे रहा हूं इन वंशों के बारे में जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला वंश है कश्मीर में कारकोट वंश के बाद उत्पल वंश। उत्पल डायनेस्टी जिसका टाइम पीरियड है 855 ईस्वी से 1003 ईस्वी। ठीक है, 855 टू 1000 AD तक का समय उत्पल डायनेस्टी का था। क्रम याद रखिएगा, पहले कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन वंश कश्मीर में आता है। ठीक है, इसके संस्थापक, हर वंश प्रत्येक वंश के संस्थापक जरूर याद रखिएगा, और कहां ये वंश था, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। अगले अच्छा, इस वंश के संस्थापक की बात की जाए, फाउंडर ऑफ उत्पल डायनेस्टी, वो थे अवंती वर्मन। अवंती वर्मन, इन्होंने एक नगर बसाया, एक सिटी की शहर बसाया अवंतीपुर, अपने नाम पर ही अवंतीपुर। दूसरी बात जो इस वंश से अत्यधिक पूछी जाती है संस्थापक के बाद, सूर्य, ये नाम देखिए सूर्य। तो अवंती वर्मन ने कृषि के विकास हेतु, फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि के विकास हेतु, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए अवंती वर्मन ने एक अभियंता की नियुक्ति की। अभियंता अर्थात इंजीनियर, तो उनका नाम था सूर्य।
सूर्य का संबंध कहां से है? कश्मीर से। किस वंश से है? उत्पल वंश से। किस राजा से है? अवंती वर्मन से। सूर्य किसके अभियंता थे? किसके इंजीनियर थे? अवंती वर्मन के। अब दरअसल इनकी नियुक्ति कृषि के विकास के लिए हुई थी। इनकी नियुक्ति कृषि के विकास के लिए हुई थी, तो स्वाभाविक रूप से इन्होंने कृषि के लिए कार्य किया, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने कश्मीर में एक नहर बनवाई, एक नहर का निर्माण करवाया, ये वही सूर्य थे। प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। अगले शासक की बात करता हूं, शंकर वर्मन। शंकर वर्मन के बारे में इतना जानिए कि ये इस वंश की ओर से सबसे क्रूर एवं अत्याचारी, क्रूर व अत्याचारी अर्थात टेरेनिकल या कहें क्रूअल रूलर, ठीक है, अत्याचारी, दंभी, ठीक है, दमनकारी, ऐसे कह सकते हैं। ये शंकर वर्मन की परिभाषा थी। अगले शासक है, अच्छा, शंकर वर्मन की पत्नी का नाम था सुगंधा। क्या नाम था? सुगंधा, ये याद रखिएगा। अब अगले शासक है उन्माद अवंती। उन्माद अवंती के बारे में ये जानिए कि जब ये शासक बनते हैं उत्पल वंश के, तो उस समय कश्मीर के इतिहास के दुखद काल माना जाता है। क्या माना जाता है? दुखद काल, ठीक है, ट्रेजिक टाइम बोल सकते हैं, ट्रेजिक टाइम या दुखद काल। अब आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि अब ये अवंती वर्मन जब इस वंश के राजा होते हैं तो बहुत सारे काम करवाए। एक एग्जाम्पल है, ज्वलंत उदाहरण है सूर्य द्वारा नहर बनवाना कृषि के विकास के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए सूर्य ने नहर बनवाई। अगले शासक शंकर वर्मन हुए, ये क्रूर अत्याचारी हो गए। अगले शासक उन्माद अवंती हुए, इनका टाइम पीरियड दुखद काल कहलाता है। तो अब ऐसे लक्षण गुण, इनकी प्रॉपर्टी सामने आने लगी तो ज्यादा दिन तक ये वंश टिक पाए, ये संभव ही नहीं था, ठीक है। क्या होता है मित्रों, अब आप खुद अनुमान लगाइए कि बहुत समय, कम समय तक इन्होंने शासन किया कश्मीर में। तो मैं पूर्व में उल्लेखित कर चुका हूं कि जब कोई भी वंश का, जब किसी भी वंश का कोई शासक अयोग्य, दुर्बल, उसकी जो नीतियां होती हैं, पॉलिसियां होती हैं, उसकी प्रजा के अगेंस्ट हो, विरुद्ध हो, ठीक है, और वो अपने मद में ही व्यस्त रहे, तो ये सारी जो गुण परिलक्षित होने लगते हैं, सभी गुण, जो ये सभी गुण हैं, सब जब परिलक्षित होने लगते हैं किसी वंश के राजा में, तो उस वंश का समापन होना तय हो जाता है। हाँ, सहसा जैसे किसी भी वंश का की उत्पत्ति सहसा अचानक सडनली नहीं हो जाती, उसी प्रकार किसी वंश का समापन एक साथ अचानक सहसा सडनली नहीं होता है, होता धीरे धीरे, ठीक है। जैसे ये क्रूर हुए, फिर ये इनका टाइम पीरियड दुखद काल कहला गया, आगे भी है, तो क्रम चलता रहता है, धीरे धीरे समापन होता है। अच्छा, जब ऐसी परिस्थितियां किसी वंश के राजा में होती हैं, ये सभी जो प्रॉपर्टी गुण सामने आते हैं किसी वंश के राजा में, तो क्या होता है, इनके जो सामंत होते हैं, फ्यूडल होते हैं, जागीरदार होते हैं, फेडुलिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, इस स्थिति का फायदा उठाते हैं और इनके रहते या इनकी हत्या करके या इन्हीं के क्षेत्र में क्या करते हैं, अपने वंश की नींव डाल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार सामंत जो है खुद को, स्वयं को स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट करने का प्रयास करने लगते हैं, ये ऐसी जब स्थिति होती है तब। वरना इनमें यदि मजबूती है और ये पावरफुल है, ठीक है, ग्रेटेस्ट रूलर है अपने डायनेस्टी के, तो कोई भी सामंत उठने का प्रयास करेगा ही नहीं, वो केवल सामंत, फ्यूडल ही बनकर रह जाएगा। जैसे कि परमार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश था, तो जब उसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद उसकी दशा शोचनीय हो गई, दयनीय हो गई। उसके विघटन के बाद अनेक राज्य स्थापित हो गए, जैसे कि चंदेल, परमार वंश, ये सभी फ्यूडल तो ही थे गुर्जर प्रतिहार वंश के, अर्थात सामंत ही थे। तो खैर वो बात की बात। अच्छा, अवंती वर्मन का दुखद काल है, इसकी पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि राज तरंगनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। राज तरंगनी कल्हण के द्वारा रचित पुस्तक है, कल्हण ने इस पुस्तक की रचना की। कल्हण इस पुस्तक की रचना हर्ष के समय करते हैं, जब राजा हर्ष होते हैं लोहार वंश के, खैर वो आगे बताऊंगा। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में एक स्टेटमेंट दिया, एक कथन दिया कि मैं इसके समय उन्माद अवंती के समय अपने ग्रंथों की रचना नहीं कर पा रहा हूं। मतलब इतना कष्टदायी समय रहा कल्हण के लिए, तो ये बात याद रखिए। और ये स्टेटमेंट, ये कथन पुष्टि करता है कि वाकई में उन्माद अवंती के समय जो ट्रेजिक टाइम था, अर्थात दुखद काल माना जाता है कश्मीर के हिस्ट्री का, कश्मीर के इतिहास का। अगले शासक है क्षेमेंद्र।
क्षेमेंद्र के बारे में जानिए दो चीज। पहली कि इनकी पत्नी का नाम दिद्दा था। क्या था? दिद्दा। ये जो नाम आपको दिख रहा है ये बहुत ही महान शासक साबित होती हैं, सिद्ध होती हैं कश्मीर के इतिहास में। जिस प्रकार आप पढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बारे में मध्यकालीन भारत के इतिहास में, मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के समय जब आप रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, उसी प्रकार कश्मीर में रानी दिद्दा उभर कर सामने आती है। तो ये प्राचीन काल में ही आ गई थी, अर्थात लगभग 9वीं 10वीं शताब्दी में, 9th और 10th सेंचुरी में सामने आ गई थी, जबकि वो मध्यकाल में रजिया सुल्तान आती है। तो एक महिला शासक इतनी शक्तिशाली थी कि इनका नाम जो है आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाता है। ठीक है, रानी दिद्दा के बारे में जानिए कि रानी दिद्दा जो थी मित्रों, लोहार वंश की राजकुमारी थी, प्रिंसेस ऑफ लोहार डायनेस्टी। लोहार डायनेस्टी की राजकुमारी थी और इनका विवाह उत्पल वंश के राजा क्षेमेंद्र के साथ होता है। क्षेमेंद्र की जब मृत्यु हो जाती है मित्रों, तो कहा जाता है कि रानी दिद्दा ने कुशलता पूर्वक, यहां पर आप देखिए उत्पल वंश की जो छाया थी, छवि थी, वो धूमिल होने लगी थी। ठीक है, तो रानी दिद्दा ने कुछ हद तक प्रयास किया, लगभग 50 वर्षों तक, 50 इयर्स तक यहाँ का शासन, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की जो बागडोर थी अपने हाथों में ले रखी थी। ठीक है, ये रानी दिद्दा की कहानी हो गई। इसके बाद आता है लोहार वंश। कश्मीर में क्रमानुसार मैं बता रहा हूं, ऑर्डर से बता रहा हूं। जो तीसरा वंश है वो लोहार वंश है, लोहार डायनेस्टी वंश मित्रों। लोहार डायनेस्टी के बारे में जानिए पहले इसका समय सीमा 1003 से 1055। अब क्रमानुसार आप भी देख सकते हैं, ये 600 से 855 तक रहा, उत्पल वंश 855 से 1003 तक रहा, इधर लोहार वंश 1003 से 1055 तक रहा। ये याद हो जाएगा क्रम। ठीक है मित्रों, संस्थापक, फाउंडर ऑफ लोहार डायनेस्टी संग्राम राज। क्या नाम है? संग्राम राज, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, संग्राम राज था। अच्छा, अंग्रेज शासक की बात करता हूं। अंग्रेज शासक, ये लाइन भूल जाइए। संग्राम राज के बाद अंग्रेज शासक होते हैं, क्रमानुसार राजा भी नहीं पढ़ा रहा हूं, जो महत्वपूर्ण राजा हैं उनकी बात कर रहा हूं। अनंत, अंग्रेज शासक होते हैं अनंत। अनंत के बारे में ऐसे जानना है, इनकी पत्नी का नाम था सूर्यमती। क्या नाम था? सूर्यमती नाम था। अब मैं पत्नी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि परीक्षा में यदा कदा कश्मीर के इतिहास से इनके बारे में, जैसे सुगंधा जो कि शंकर वर्मन की पत्नी थी, रानी दिद्दा जो क्षेमेंद्र की पत्नी थी, और इधर सूर्यमती जो कि लोहार वंश के राजा अनंत की पत्नी थी। तो परीक्षाओं में कभी कभी इनके नाम उल्लेखित किए जाते हैं और जोड़ी मिलान के लिए दे दिया जाता है। जोड़ी मिलान में या तो इनके पति का नाम अर्थात इन राजाओं के नाम दे दिया जाएगा, या कभी कभी वंश सामने लिख देगा। अब मान लीजिए रानी दिद्दा के सामने आप 2-3 ऑप्शन है कि रानी दिद्दा किस वंश की थी, तो कालकोट, उत्पल, लोहार वंश या हिंदुशाही राजवंश। तो फिर आप बताएंगे उत्पल वंश। अगर इसके अंदर और पूछे कि किस राजा की पत्नी थी, तो क्षेमेंद्र की। ठीक है, मित्रों अनंत के मंत्री का नाम, मिनिस्टर का नाम कल्हण था। क्या नाम था? कल्हण। मैंने मंत्री कहा है, मिनिस्टर। अभी इन्होंने राज तरंगिणी की रचना प्रारंभ स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, ये याद रखिएगा। कहा जाता है अनंत ने आत्महत्या, सुसाइड कर लिया था। ठीक है, कश्मीर का उस राजा का नाम बताएं जिसने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। वो थे कौन? अनंत। किस वंश के थे? लोहार वंश के। क्लियर। अगले शासक आते हैं हर्ष। अगले शासक लोहार वंश के राजा हर्ष हैं। याद रखिए, मैं हर्षवर्धन की बात नहीं कर रहा हूं। हर्षवर्धन जो थे कन्नौज में वर्धन वंश के राजा थे, जबकि केवल हर्ष कश्मीर में लोहार वंश के राजा थे। बहुत अच्छी बात है मित्रों। इनके दरबारी का नाम क्या था? कोर्टियर जो थे उनका नाम था कल्हण। अब याद रखिए, कल्हण ने किसके दरबार में रहते हुए राज तरंगिणी की रचना प्रारंभ की? हर्ष के दरबार में रहते हुए। तो राज तरंगिणी किसकी पुस्तक है? कल्हण की है। राज तरंगिणी का संबंध कश्मीर के किस वंश से है? लोहार वंश से। राज तरंगिणी का संबंध किस राजा से है? हर्ष से है। क्लियर है मित्रों। हर्ष के बारे में 2 उपाधियां हैं
दो उपाधियां, दो टाइटल से इन्हें नवाजा गया है और वो उपाधियां हैं किस राजा को कश्मीर का नीरो कहा गया। नीरो, मैं हीरो नहीं बोल रहा हूं, नीरो बोल रहा हूं, ठीक है। किस राजा को कश्मीर का नीरो कहा गया है? हर्ष को, लोहार वंश के राजा हर्ष को, ठीक है। अच्छा, पहले अपनी और दूसरी उपाधि क्या है? सद्गुण व दुर्गुण का मिश्रण। कश्मीर के ऐसा कौन सा राजा है जिसे सद्गुण एवं दुर्गुण का मिश्रण कहा गया? अ मिक्सचर ऑफ वाइस एंड वर्च्यू, ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ वर्च्यू एंड वाइस, अर्थात सद्गुण एवं दुर्गुण का मिश्रण हर्ष थे। अच्छा, अब थोड़ा सा नीरो के बारे में बता देता हूं, अन्यथा आपके मन में प्रश्न उठता रहेगा कश्मीर का नीरो। हमने भारत का नेपोलियन पढ़ा, ठीक है, हिंदू नेपोलियन किसे कहा गया बताइएगा जरा, और भारत का नेपोलियन ये बताएंगे आप। तो जिस प्रकार आप नेपोलियन के बारे में जानते हैं, यदि आप पहली बार सुन रहे हैं नीरो का नाम, तो नीरो के बारे में जान लीजिए, थोड़ा सा बता देता हूं। नीरो जो थे ये रोमन सम्राट थे, रोम के सम्राट थे, ये बहुत पहले के थे, प्राचीन समय के, ठीक है, 4th-5th सेंचुरी के सब लगभग सामने आए थे। तो जो नीरो थे मित्रों, ये पहले अपने वंश की ओर से बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, प्रजा खुश थी। बाद में इनके अंदर सद्गुण तो पहले से तो थे, अच्छा काम किया, दुर्गुण आ गए। अब दुर्गुण आ गए तो वो थोड़ा सा मतलब अच्छाई के रास्ते से हटकर बुराई की ओर अग्रसित हो गए। तो उनको रोम के सम्राट जो नीरो थे, उन्हें सद्गुण दुर्गुण का मिश्रण कहा जाता है, अर्थात उनके अंदर भी सद्गुण पहले आए फिर दुर्गुण आ गए। तो सिमिलरली हियर, यहां भी लोहार वंश के राजा हर्ष में पहले बहुत अच्छा काम किया, पहले अच्छाई थी, अर्थात कह सकते हैं सद्गुण थे। बाद में इनके अंदर भी दुर्गुण जो था, ये प्रॉपर्टी, ये गुण सामने आ गया, अर्थात उनके अंदर दुर्गुण एवं सद्गुण के जो गुण थे ये परिलक्षित होने लगे, दिखने लगे। इसलिए इनकी तुलना कर दी गई कश्मीर के रोम के सम्राट नीरो से, अर्थात इन्हें कश्मीर का नीरो कहा गया। एवं साथ में ये भी कहा गया कि किस वंश के राजा को सद्गुण एवं दुर्गुण का मिश्रण, अ मिक्सचर ऑफ वर्च्यू एंड वाइस, तो याद रखिए हर्ष को कहा गया। अब ये समझ में आ गया होगा कि ऐसी उपाधियां क्यों दे दी जाती हैं, ठीक है मित्रों। अगले शासक की बात कर देता हूं, जय सिंह। जय सिंह जो थे मित्रों, ये लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर थे, ठीक है, लास्ट ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ लोहार डायनेस्टी, अंतिम महानतम शासक। मैं अंतिम बस नहीं बोल रहा हूं, मैं अंतिम महानतम की बात कर रहा हूं। कौन थे? जय सिंह। इनके बारे में ये जानिए कि कल्हड़ ने राज तरंगिणी की रचना हर्ष के समय से प्रारंभ कर दी, लेकिन कंप्लीट जो होती है कहा जाता है जय सिंह के समय हुई थी, ठीक है। अच्छा, अगले शासक जगत देव जो थे, ये अंतिम राजा होते हैं, लास्ट रूलर ऑफ लोहार डायनेस्टी, अर्थात लोहार वंश के अंतिम राजा जगत देव थे। अंतिम महानतम कौन थे? जय सिंह। और केवल अंतिम जगत देव। ये भैया हो गई कश्मीर के इतिहास में तीनों वंशों के बारे में जानकारियां, इससे अधिक मत पढ़िएगा, प्रार्थना है मेरी, ठीक है। आप किसी भी एग्जाम के प्रश्न पत्र देखिए, यदि कश्मीर के इतिहास से, कश्मीर के इन वंशों से प्रश्न पूछे गए हैं तो इससे बाहर हो तो थोड़ा हमको भी बताइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं 100% कह रहा हूं, 100% इससे बाहर नहीं होगा, गारंटी है मित्रों। चलिए अगले, अब मैं कश्मीर की बात कर दिया, अर्थात जो उत्तर में था भारत के, अगले वंश की बात करता हूं जो कि सिंध में था, और ये सिंध वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत का कुछ क्षेत्र था। तो ये वंश का नाम है हिंदू शाही राजवंश। हिंदू शाही राजवंश डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। इस वंश के बारे में मित्रों याद रखिए, भारत में सबसे पहले सिंध पर, याद रखिए सिंध पर मित्रों, सिंध पर जब लगभग 8th सेंचुरी में 8th सेंचुरी में अरब आक्रमण होता है, अरब अटैक होता है, उस समय शासन होता है सिंध में चाच का। किसका होता है? चाच का होता है। और ये चाच जिस वंश का राजा होता है वो हिंदू वंश होता है, ठीक है, हिंदू डायनेस्टी होती है, याद रखिए। तो चाच के समय अरब आक्रमण प्रारंभ हो गए थे, किंतु चाच का एक भतीजा है, किसी किसी पुस्तक में पुत्र कहा गया है, क्या नाम है उसका? दाहिर।
मित्रों दाहिर के समय ही अरब आक्रमण की ओर से मोहम्मद बिन कासिम मैं जब आपको अरब आक्रमण तुर्क आक्रमण पढ़ाऊंगा तो इसमें सब बताऊंगा, लेकिन अभी देखिए सिंध में इनसे पहले बात कर रहा हूं, ये 9वीं शताब्दी में सामने आती हूं मैं, 8th सेंचुरी, 7वीं से 8वीं शताब्दी अर्थात 7th to 8th सेंचुरी की बात कर रहा हूं। तो उस समय हिंदू वंश के राजा चाच का शासन था, लेकिन चाच के बाद उसके भतीजे दाहिर का शासन होता है। दाहिर के समय मोहम्मद बिन कासिम ने पहला मुस्लिम सफल आक्रमण माना जाता है। ठीक है, तो हिंदू शाही राजवंश के बारे में ये जानिए कि यह ऐसा पहला राजवंश है जिसने तुर्क आक्रमण का सामना किया। किसका सामना किया? तुर्क अटैक का। ठीक है, तुर्क आक्रमण का सामना किया। अरब की बात नहीं कर रहा हूं, तुर्क। पहले इसके बारे में जानिए, तुर्क आक्रमण जब होता है तो तुर्क में कौन करता है तुर्की आक्रमण? मोहम्मद गजनवी। कौन? गजनवी। तो याद रखिए जो ये राजवंश है पहला राजवंश है जिसने तुर्की आक्रमण का सामना किया, तुर्क अटैक का सामना किया, और वो भी कौन सा? तुर्की इन्वेडर अर्थात तुर्की आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी का। इस वंश के जितने भी शासक होते हैं इतने महान होते हैं कि कुशलता पूर्वक इससे भिड़े, इससे युद्ध किए गजनवी से। ठीक है, इनका जो अपने राज्य को बचाने की जो दृढ़ निश्चय थी, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन था, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती किसी अन्य राजवंश से। कैसे, ये देखिएगा जरा। पहले हिंदू शाही राजवंश सामने कहा था? सिंध में, सिंध क्षेत्र, जो कि आप ऐसे संक्षिप्त में कह सकते हैं काबुल घाटी एवं गांधार प्रदेश में लगभग था, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान का क्षेत्र है। सामने कब आई ये राजवंश? 9th सेंचुरी में। ठीक है, 9वीं शताब्दी या कहें 9वीं सदी में। अच्छा, इस वंश के संस्थापक कौन होते हैं? फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी? कल्लर। क्या नाम इनका? कल्लर। ठीक है, और ये भी ब्राह्मण धर्म के थे। ठीक है मित्रों, कल्लर का नाम आ जाता है। ठीक है, कल्लर ने अपनी राजधानी किसे बनाई? उदभांडपुर। किसे? उदभांडपुर। याद रखिए कि अन्य पुस्तकों में आपको ये सब मिलेगा कि वह हिंद की राजधानी थी या ओ हिंद राजधानी थी। याद रखिए सब तीनों एक ही नाम। याद रखिए जिस प्रकार मैं आपको बताया था कि कन्नौज का जो प्राचीन नाम था कान्यकुब्ज था, तो जब भी आपको कान्यकुब्ज मिले तो कन्नौज समझे, कन्नौज मिले तो कन्नौज ही समझे या उसे कान्यकुब्ज समझे। ठीक है, उदभांडपुर जो था ये राजधानी थी और मैक्सिमम यही मिलेगा आपको राजधानी में। ठीक है, जैसे पेशावर, पाकिस्तान में जो एक राज्य है पेशावर, तो पेशावर का पुराना नाम क्या था? पुरुषपुर। क्या नाम था? ठीक है, पुरुषपुर था। तो अलग अलग नाम मिलते हैं, बदलते रहते हैं। वर्तमान में देखिए आप इलाहाबाद प्राचीन नाम हो गया, अब वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज है। तो यही चीजें हैं। तो अलग अलग पुस्तकों में आपको इलाहाबाद प्रयागराज मिलता रहेगा अभी आने वाले 10-15 वर्षों तक। मित्रों, अब इस वंश के राजा के बारे में देखिए। सभी ने गजनवी का सामना किया है, इसलिए मैं कहता हूं इनके दृढ़ निश्चय को देखिए, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन को देखिए। ठीक है, किसी ने भी गजनवी के से युद्ध ना लड़े ऐसा नहीं हुआ, सभी युद्ध लड़े मिलकर। पहले शासक जयपाल 1001 एडी में अर्थात 1001 ईस्वी में पहला तुर्क आक्रमण होता है गजनवी का। ठीक है, पहला तुर्क आक्रमण, फर्स्ट तुर्की अटैक बोले या कहें दूसरे शब्दों में कि गजनवी का फर्स्ट अटैक, गजनवी का पहला आक्रमण कहां होता है? हिंदू शाही राजवंश में। और सामना कौन करता है? जयपाल करते हैं। हालांकि जयपाल पराजित हो जाते हैं और जयपाल कहा जाता है कि इस पराजय के कारण ग्लानि में आत्महत्या कर ली थी। क्या कर ली थी? आत्महत्या, सुसाइड कर लिया था। मैं आपको मित्रों चंदेल वंश पढ़ाया हूं। चंदेल वंश में मैंने ये बताया था कि चंदेल वंश के राजा धंगदेव, कौन? राजा धंग एवं धंगदेव के पुत्र गंडदेव, दोनों ने याद रखिए जब गजनवी ने जयपाल पर आक्रमण कर दिया था तो सैन्य सहायता भेजी थी। ठीक है, अपनी मिलिट्री भेजी थी जयपाल के सहयोग के लिए। किसके विरुद्ध? अगेंस्ट गजनवी के विरुद्ध। तो ये नाम भी महत्वपूर्ण है। ठीक है,
अगले शासक आनंदपाल। आनंदपाल का जो समय सीमा है वो 1001 से 1010 ईस्वी तक अर्थात 1001 टू 110 एडी तक रहता है। क्लियर मित्रों, गजनवी ने हिंदू शाही राजवंश में जो दूसरा आक्रमण किया वो 1009 ईस्वी में करता है। 1009 ईस्वी में गजनवी ने आनंदपाल को पराजित किया। ठीक है। अगले शासक त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल का जो समय सीमा है, जो टाइम पीरियड है, जिनका रेन है अर्थात शासनकाल, वो 1010 ईस्वी से 1021 1010 एडी टू 1021 एडी तक रहता है। ठीक है, 1010 ईस्वी से 1021 ईस्वी तक अर्थात लगभग 10 से 11 वर्ष तक इनका शासन रहता है। गजनवी ने तीसरा अटैक हिंदू शाही राजवंश में किया और वो कब करता है? 1018 एडी में करता है। ठीक है, ये भी पराजित हो गए। लेकिन त्रिलोचन पाल के बारे में एक खास बात, इस बार कश्मीर के राजा, लोहार वंश के राजा संग्राम राज ने त्रिलोचन पाल को सैन्य सहायता भेजी। ठीक है, अपनी आर्मी भेजी थी। किसके विरुद्ध? अगेंस्ट गजनवी, गजनवी के विरुद्ध। कश्मीर का ऐसा कौन सा वंश है जिसने हिंदू शाही राजवंश को सैन्य सहायता भेजी? लोहार वंश, राजा संग्राम राज। अगले शासक भीमपाल। भीमपाल का जो समय सीमा है 1021 से 1026, लगभग 5 वर्षों तक रहता है। ठीक है, गजनवी कहां पीछे हटे? गजनवी ने 1020 ईस्वी में 1020 एडी में आक्रमण किया और भीमपाल पराजित हो गए। तो किसी भी राजवंश में इतने सारे आक्रमण झेलने की शक्ति नहीं होती है, तो संभवतः उसका पतन होना भी सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हिंदू शाही राजवंश लड़ता रहा। और राजवंश का जो विस्तार था मित्रों, इसके राज्य क्षेत्र का जो इनका किंगडम था, किंगडम का जो फैलाव था, दूसरे शब्दों में कहें एक्सटेंशन किया था, कहां तक था? वो हिंदुकुश पर्वतमाला तक था। हिंदुकुश पर्वतमाला कहां है? अफगानिस्तान में। तो यहां तक ये फैला हुआ था। ये बात हो गई हिंदू शाही राजवंश की। अब बताइए, प्राचीन सीमांत राज्यों में हमने कश्मीर और हिंदू शाही राजवंश के बारे में जान लिया। अब जो अंतिम टॉपिक होगा प्राचीन सीमांत राज्य में, वो होगा बंगाल के 2 वंश, पाल वंश और सेन वंश, पाल डायनेस्टी, सेन डायनेस्टी। ठीक है, और लगभग 8 से 10 छोटे छोटे वंश हैं जिनके बारे में उनके संस्थापक, उनके कैपिटल्स, राजधानियां एवं कहिए तो एक या 2 राजा होंगे हर वंश से, प्रत्येक वंश से। ठीक है, उनके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां होंगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकार इधर समापन, और आपको लेकर चलूंगा मैं सिंधु सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सिंधु सिविलाइजेशन। और वहीं पे एक टॉपिक और छूटा है, पाषाणकालीन सभ्यता, पाषाण काल, स्टोन एज। बहुत जल्द समापन होने वाला है। 90% आपका सिलेबस कवर हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल और साथ में मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।